दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ और विशेष तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में, जिसका कि असेसमेंट ईयर 2025-26 होता है, इस अवधि के दौरान अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की है तो उस पर क्या इनकम टैक्स के रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, क्या कुछ टैक्स का ट्रीटमेंट रहने वाला है, ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स के क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे कमोडिटी में करते हैं चाहे नॉर्मली करते हैं, तो उस केस में टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और कितना टर्नओवर होने पर आपको जो है अपनी ऑडिट एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाई जानी अनिवार्य होती है। साथ ही अगर आपको एफएनओ में किसी भी प्रकार के लॉसेज हुए हैं, चाहे वो करंट ईयर की इनकम के साथ हुए हो या फ्यूचर में आप कर चुके हो, तो उसको कैसे जो है आप सेट ऑफ कर सकते हो और बचे हुए लॉसेज को कैसे फ्यूचर के ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या एफएनओ ट्रेडिंग के दौरान हुए प्रॉफिट में आपको किसी भी प्रकार की स्पेशल टैक्स रेट से इनकम टैक्स देना होगा या नॉर्मल टैक्स रेट से इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपको कौन से आईटीआर फॉर्म का सेलेक्ट करना रहेगा, आपको न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में किसके साथ जाना बेटर रहेगा, या फिर आप अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और उस केस में सिर्फ आपको लॉस ही हुआ है तो क्या आपको आईटीआर भरना जरूरी है। सारी बातें ए टू जेड जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट में कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जनरली जो है शेयर मार्केट में 5-6 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और डिविडेंड। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में क्या कुछ टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है, किस तरीके से टैक्स रेट वगैरह एप्लीकेबल होने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपकी इस ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस एक्टिविटी मानता है। जैसे आप कोई नॉर्मल किराना की शॉप चलाते हो या कोई वस्तुओं का लेन देन करते हो, ठीक उसी तरीके से वो बिजनेस होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जो ट्रेडिंग होता है वो एज ए बिजनेस एक्टिविटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रीट किया जाता है। और इससे होने वाली जो भी इनकम होती है उसको पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की तरीके से ट्रीट किया जाता है। और उसमें आप जो भी ट्रेडिंग करते हो यानी कि एफएनओ में आप जो भी ट्रेडिंग करते हो उसको कैपिटल गेन कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको एज ए बिजनेस इनकम ही ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में आपको कौन से आईटीआर फॉर्म का चयन करना रहेगा और कौन सी टैक्स रिजीम का आपको चयन करना रहेगा। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है और वो होता है आईटीआर 3 फॉर्म। यानी कि चाहे आपको एफएनओ में लॉस हुआ हो, चाहे प्रॉफिट हुआ हो, चाहे ऑडिट एप्लीकेबल हो या नहीं हो, चाहे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हो या नहीं करना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको आईटीआर 3 फॉर्म ही चयन करना रहेगा। परंतु आप आईटीआर 4 फॉर्म का भी चूज कर सकते हैं। उस केस में सिर्फ आपको प्रॉफिट ही शो करना होगा। यानी कि आप अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो और आपको सिर्फ प्रॉफिट हुआ है तो आप जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आईटीआर 4 फॉर्म में सेक्शन 44 एडी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में दिखा सकते हैं। और जो भी आपका टर्नओवर है यानी कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितना भी टर्नओवर हुआ है उसका 6% जो है आपको एटलीस्ट प्रॉफिट शो करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप आईटीआर 4 फॉर्म का चूज कर सकते हैं और सेक्शन 44 एडी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में वहां पर आप अपना टर्नओवर दिखा करके उसका 6% प्रॉफिट शो कर सकते हैं। अगर सिर्फ प्रॉफिट हुआ हो तो ही आईटीआर 4 फॉर्म के साथ जा सकते हैं। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो यानी कि कहीं जॉब वगैरह करते हो, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उस केस में आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फॉर्म का चूज करते हैं और सिर्फ एक ही बार यानी कि वन टाइम चेंज टैक्स रिजीम बाय फाइलिंग फॉर्म 10E। यानी कि आपको पता होगा असेसमेंट
असेसमेंट ईयर 2024-25 से जो बाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम है। अगर न्यू टैक्स रिजीम से आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना होता है, और अगर एक बार आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले गए तो वापस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं आ सकते। वही अगर आप सैलरीड पर्सन है और नॉर्मल डिलीवरी एक्टिविटी करते हैं तो अगर ITR 1 या ITR 2 आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उस केस में जिस टैक्स रिजीम में आपके सबसे कम टैक्स बनता हो उस टैक्स रिजीम को आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR की लास्ट डेट क्या होती है, यानी कि आपको ITR 3 तो फाइल करना है, बट ITR 3 फाइल करने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लास्ट डेट क्या डिसाइड की गई है। अगर आप FNO ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ITR 3 फॉर्म ही भरना होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो जनरली 31 जुलाई रहती है। यानी कि अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको ITR 3 भर देना चाहिए, ताकि अगर आपके FNO में किसी भी प्रकार के लॉसेज हो तो वो नेक्स्ट 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए। और अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो उस केस में ऑडिट करवाने की जो डेट है वो 30 सितंबर है, और जो ITR फाइलिंग करने की डेट है वो 30 अक्टूबर डेट है। आगे की इस वीडियो में बात करेंगे आपके ऊपर ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है, कितना टर्नओवर होने पर आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन हो तो आपको जो है अगर FNO में लॉसेज हुए तो उनको कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए 31 जुलाई जो कि ITR की ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले ITR आपको भर देना चाहिए। और हाँ, अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में भी जो है आपको 31 जुलाई जो इसकी ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले ITR भर देना चाहिए। अगर 31 जुलाई के बाद आप अपना ITR भरते हो तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फॉलो करोगे, ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चूज कर पाओगे। तो ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी कि आपको ITR 3 फॉर्म का चूज करना है और 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपना ITR सबमिट कर देना है। फिर भी अगर आप मिस कर देते हो, ITR 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते हो, तो उस केस में भी आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत आप फाइल कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आप बिलेटेड ITR भी फाइल करने से चूक गए हो तो नेक्स्ट 3 असेसमेंट ईयर तक आप ITR U यानी कि जिसे अपडेटेड रिटर्न भी बोलते हैं फाइल करके अपना ITR सबमिट कर सकते हो। बस उसमें ये होगा कि आपके जो FNO लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब ये तो हो गई आपके ITR की ड्यू डेट। अब बात करते हैं टर्नओवर का। अब दोस्तों, अगर आप ITR 3 फॉर्म का चयन करते हैं और FNO में ट्रेडिंग करते हैं तो टर्नओवर को आप FNO में कहीं पर भी शो नहीं कर सकते हैं। टर्नओवर को कैलकुलेट करने का मेन पर्पज ये देखना कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो FNO के केस में जो टर्नओवर है वो मेन रोल करता है कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं, आपको किसी प्रोफेशनल से ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो भी आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही मानी जाएगी, बट अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी पॉजिटिव कंसीडर करके उन सब की जो टोटल होती है उसी को टर्नओवर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी शेयर को बाई किया तो वो बाई वैल्यू है वो उसकी परचेज वैल्यू मानी जाएगी, और जो सेल है वो सेल वैल्यू जो है उसका टर्नओवर कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है। सेल वैल्यू में से बाई वैल्यू माइनस करने पर आपका जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव फिगर आता है वो आपका जो है टर्नओवर कहलाता है। अगर पॉजिटिव फिगर है तो ठीक है, अगर नेगेटिव फिगर है तो उसको पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट करके उसकी जो भी टोटल होती है वो आपका टर्नओवर माना जाता है। तो ये सीट आपको कहाँ से मिलेगी, जहां भी आपका डीमैट अकाउंट है जिस भी ब्रोकर के पास, तो वहां से एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपको टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करवा लेना है। तो जो ज्यादातर ब्रोकर होते हैं, चाहे जीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे एंजल वन हो, तो वो आपको जो है इस तरीके की एक टैक्सेबल सीट प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें यहाँ पर जो है आपका टाइम पीरियड लिखा रहता है कि ये टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड के दरमियान की आपकी जो है ये सीट है। तो ज्यादातर ब्रोकर क्या होते हैं कि आपको इस प्रकार की एक टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस सीट प्रोवाइड करवा देते हैं जिसमें यहाँ पर अलग अलग टैब्स होती है, जैसे इक्विटी यानी कि इंट्राडे, FNO और लॉन्ग टर्म में अगर आपकी किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग है, जैसे इंट्राडे में है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आपकी शॉर्ट टर्म में है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपकी इस टैब में यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आप FNO में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में यहाँ पर FNO के टैब में आपका जो भी FNO में ट्रेडिंग होगा वो यहाँ
यहाँ पर आ जाएगा। तो ज्यादातर ब्रोकर क्या करते हैं कि आपको टर्नओवर ऑलरेडी यहाँ पर जो है कैलकुलेट करके देते हैं कि आपका ऑप्शन का टर्नओवर कितना है, आपका फ्यूचर का टर्नओवर कितना है और आपको कितना प्रॉफिट या गेन जो है या लॉस अर्न किया है आपने एफएनओ ट्रेडिंग से। अगर फिर भी इन केस आपको कोई भी ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर इस प्रकार का टर्नओवर, तो यहाँ पर इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बाई वैल्यू, सेल वैल्यू और आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पर दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो नेगेटिव फिगर हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और जो पॉजिटिव हो उसको वहीं रहने देना है। तो इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है इक्वल टू ABS और ब्रैकेट ऑन, और जो आपका प्रॉफिट है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देना है और जैसे ही एंटर करोगे तो आपका जो नेगेटिव फिगर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में आपको जो है इसको सबसे लास्ट तक ड्रैग कर देना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, इन सभी की आपको यहाँ पर जो है टोटल कर लेनी है। तो जैसे आप टोटल करोगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर टर्नओवर आ गया 3,93,378, जो कि आपका यहाँ पर जो टर्नओवर शो कर रहा है उससे मैच कर रहा है। तो ज्यादातर केस में आपको यहाँ पर टर्नओवर दिया रहेगा। अगर इन केस टर्नओवर नहीं दिया रहता है तो उस केस में आपको टर्नओवर ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। तो इस प्रकार जो है आपको टर्नओवर कैलकुलेट कर लेना है और टर्नओवर के बेस पे ही डिसाइड होता है कि आपको ऑडिट कब करवानी है, कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, कब आप सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में कौन कौन से आपको एक्सपेंसेस जो है अलाउ हो जाते हैं। अगर लॉस होता है तो एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस केस में अगर एक्सपेंसेस आप लॉस करोगे तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो इस केस में भी जो है आपको जो टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एफएनओ की टैब के अंतर्गत ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो जाते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस तो आपको एफएनओ ट्रेडिंग के दरमियान अलाउ होते ही होते हैं। तो इन सभी की आपको टोटल कर लेनी है और ये जो फिगर है आपका ये आपके लॉस में ऐड हो जाएगा, तो उस केस में आपका लॉस और बढ़ जाता है। यानी कि आपकी जो ब्रोकरेज सीट में टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस सीट में जो भी आपके एक्सपेंसेस दिए रहते हैं वो सारे एक्सपेंसेस अलाउ हो जाते हैं। साथ ही साथ और एक्सपेंसेस जो कि आप क्लेम कर सकते हैं उनमें सबसे पहला एक्सपेंसेस है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा है ब्रोकरेज, तीसरा अगर आपने एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए चाहे किसी बैंक से लोन लिया हो चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया हो तो वो जो आपका उस लोन पे जितना भी आप इंटरेस्ट है वो भी आप एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो और आपने एक प्रॉपर बिजनेस का सेटअप किया हुआ है तो उस केस में उस बिजनेस का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है या लैपटॉप एक्सपेंसेस है तो वो सारे के सारे आप एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस में किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो उनको जो पेमेंट देते हो, जो सैलरी देते हो वो भी आप एज ए एक्सपेंसेस एफएनओ में क्लेम कर सकते हो। या अगर आपने बिजनेस सेटअप किया है और उसका किसी भी प्रकार का रेंट दे रहे हो तो वो भी आप एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एफएनओ में ट्रेडिंग सीखने के लिए किसी भी प्रकार का कोर्स बाई किया हो या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो, उनको फीस दे रहे हो तो उस केस में वो भी आप एक्सपेंसेस के तौर पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, तो उनको भी आप एज ए डेप्रिसिएशन के तौर पर एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड और कोई भी एक्सपेंसेस हो, पर्सनल एक्सपेंसेस इसमें नहीं होने चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो तो वो आप जो है एफएनओ के एक्सपेंसेस के तौर पे क्लेम कर सकते हो और आपका प्रॉफिट जो है मिनिमम कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस के केस में। अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो और आपको करंट ईयर यानी कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है तो उसको आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो लॉस के केस में आपको जो है सबसे पहले तो ITR 3 फाइल करना होगा और दूसरा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। अगर ये दो चीजें आप करते हो तो उस केस में जो करंट ईयर के एफएनओ लॉसेज होते हैं वो आप सभी प्रकार की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट बचत खाते से आता हो या बैंक एफडी से आता हो, चाहे आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, जैसे आपको किसी भी प्रकार का रेंट रिसीव्ड होता हो या फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके साथ भी आप करंट ईयर के एफएनओ लॉसेज को सेटअप कर सकते हो। या एफएनओ के अलावा अगर आप कोई और बिजनेस
रन कर रहे हो और उससे आपको मार्जिन होता हो तो उसके अगेंस्ट में भी आप करंट ईयर के एफ.एन.ओ लॉसेज को सेट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की इनकम, सिर्फ सैलरी इनकम को छोड़ करके अगर किसी भी प्रकार की आपकी इनकम है तो उसके अगेंस्ट में आपके करंट ईयर के एफ.एन.ओ लॉसेज सेट ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ सैलरी इनकम को छोड़ करके। अगर सेट ऑफ करने के उपरांत भी आपकी कुछ एफ.एन.ओ लॉसेज रहते हैं तो उस केस में आप करंट ईयर के एफ.एन.ओ लॉसेज को नेक्स्ट 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और कैरी फॉरवर्ड के केस में क्या होता है कि जब भी आपको फ्यूचर में सिर्फ एफ.एन.ओ प्रॉफिट होगा उसी के अगेंस्ट में जो है आप कैरी फॉरवर्ड किए हुए एफ.एन.ओ लॉसेज को सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि सेम हेड में ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। और एफ.एन.ओ लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जरूरी है कि आपको अपना आईटीआर ड्यू डेट यानी कि जो 31 जुलाई होती है उससे पहले फाइल करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं एफ.एन.ओ के केस में आपको ऑडिट कब करवानी मैंडेटरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका टर्नओवर हमने पहले कैलकुलेट किया था कि आपको बताया था कि टर्नओवर जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या उससे कम है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है तो उस केस में आपको ऑडिट करवानी है। तो यहाँ पर दो लिमिट होगी, यानी कि 1 करोड़ से कम है तो कोई ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरली आप खुद ही अपना आईटीआर भर सकते हो। और अगर 10 करोड़ या इससे ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो उस केस में आपको किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने एफ.एन.ओ की ऑडिट करवानी होगी और प्रॉपर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंट वगैरह बनवा के अपना आईटीआर सबमिट करना होगा। परंतु यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ है तो उस केस में आप सेक्शन 44 एडी यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंतर्गत भी अपना टर्नओवर शो करके उसका मिनिमम 6% प्रॉफिट इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अदर देन कैश शो करके आपको बिना किसी बुक्स ऑफ अकाउंट के मेंटेन किए बगैर भी आप अपना जो है आईटीआर 3 सबमिट कर सकते हैं। परंतु यदि आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम होता है तो उस केस में आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया, वो आप खुद ही बना सकते हैं। उस केस में आपको किसी भी प्रोफेशनल से ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता है। उसमें एक ही कंडीशन होती है कि आपका 95% या इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है आपका ऑनलाइन होना चाहिए। तो एफ.एन.ओ के केस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपके लगभग 100% ट्रांजैक्शन वो ऑनलाइन ही होते हैं, केस में बहुत कम होते हैं। तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या इससे कम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके विदाउट ऑडिट के भी आप अपना आईटीआर 3 सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपका प्रॉफिट, एफ.एन.ओ का जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा है तो उस केस में आप सेक्शन 44 एडी में अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टर्नओवर नहीं शो कर सकते। प्रॉपर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे, जैसे बैलेंस शीट वगैरह हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है एफ.एन.ओ में तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। तो ये हो गया आपको टैक्स ऑडिट कब करवानी है। जनरली अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको ऑडिट करवानी है, परंतु अगर आपकी 1 करोड़ रुपए है तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया टैक्स ऑडिट के बारे में। अब बात करते हैं, अगर आपको एफ.एन.ओ में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर टैक्स के क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो एफ.एन.ओ प्रॉफिट के केस में नॉर्मल टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होती है, इसके लिए कोई भी स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। जो आपका करंट टैक्स स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पर टैक्स का पेमेंट करना रहेगा। करंट टैक्स स्लैब की बात करें तो आपके पास जो है 2 टैक्स स्लैब अवेलेबल रहते हैं, एक तो होता है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा होता है न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं जहां पर 7 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है और अगर 7 लाख से कम आपकी इनकम होती है तो उस केस में 25,000 रुपए की आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगी। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाते हो तो उस केस में सेक्शन 87A में 12,500 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। अब टैक्स रेट की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, परंतु ये 5% टैक्स आपको सेक्शन 87A में इसकी छूट मिल जाएगी। 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और अगर 15 लाख से ज्यादा अगर आपका एफ.एन.ओ का प्रॉफिट है तो उस केस में 30% टैक्स रेट
एप्लीकेबल होगी। वही ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो सारे एक्सपेंसेस जैसे सेक्शन 80C के, 80D के, HRA, होम लोन वगैरह सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए या इससे कम रहती है तो उस केस में 5 लाख तक आपका जो भी टैक्स बनेगा उसकी आपको सेक्शन 87A में 12,500 रुपए तक छूट मिल जाएगी। और टैक्स रेट की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% है। 5 लाख से 10 लाख पर 20% और मोर देन 10 लाख उस पर 30% के हिसाब से टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। ये तो हो गई टैक्स स्लैब, यानी कि अगर एफएनओ का आपको प्रॉफिट होता है तो उस केस में किस हिसाब से टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब बात करते हैं डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की। अगर आपको एफएनओ में प्रॉफिट होता है तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम कोई भी टैक्स रिजिम चूज करते हैं तो कौन कौन से डिडक्शन कौन सी टैक्स रिजिम में आपको अलाउ होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिलती है 25,000 की, अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपए या इससे कम होती है। इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए होती है, यानी कि 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आप न्यू टैक्स रिजिम में होम लोन इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्पशन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपकी जिस प्रॉपर्टी पर होम लोन लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट यानी कि किराए पर दिया हो और आपको उससे किराया रिसीव्ड होता हो। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजिम में 80CCD2 एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर जो कि 14% या 10% होता है वो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ हो जाता है। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम में अगर आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो भी अलाउ हो जाता है। कुछ गिने चुने अलाउंसेंस की एग्जम्पशन आप सेक्शन 10 में भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, डेली अलाउंस है या ट्रांसफर ग्रांट अलाउंसेंस है, तो इसकी भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको काफी सारे डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाते हैं। सबसे पहला तो 87A में 12,500 रुपए की छूट, 2.5 लाख रुपए तक की आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की भी छूट मिल जाती है। इसके अलावा आप सेक्शन 10 में HRA भी क्लेम कर सकते हैं, लीव ट्रेवल अलाउंसेंस भी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए, 80CCD1B में एनपीएस में आपकी तरफ से किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन 10% या 14% वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 80CCD1B में अपनी तरफ से चला करके एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी भी आपको 50,000 रुपए की एडिशनल छूट यहाँ पर मिल जाएगी ओल्ड टैक्स रिजिम में। साथ ही 80CCD2 में एनपीएस में एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी छूट, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस की छूट, 80G में डोनेशन की छूट, 80GG में रेंट जो आपने चुकाया है अगर आपको HRA भत्ता नहीं मिलता है तो उस केस में 80GG में 60,000 रुपए तक का आप रेंट का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जम्पशन जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में। कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो भी आपको जानने जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको एफएनओ में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता हो और आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है आपको लगता है कि मेरे को इस साल जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा एफएनओ में या हो चुका है, तो उस केस में आपका जितना भी टैक्स बनता है चाहे वो अगर 10,000 रुपए से ज्यादा हो तो उस केस में आपको क्वार्टर वाइज उसका एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप आईटीआर भरते टाइम इसका पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया था वो सब इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल होता है। अगर आप कोई फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपको एफएनओ का प्रॉफिट होता है तो उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी रन करते हैं और एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में 22% या 25% या 30% के हिसाब से टैक्स आपको देना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जितने भी एफएनओ ट्रेडिंग के क्लाइंट आए हैं उनमें से अगर 100 क्लाइंट है तो उनमें से 90 क्लाइंट जो है वो लॉस खाकर ही आते हैं और मिनिमम लॉस जो उनका होता है वो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा ही होता है, कम लॉस नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी केस में उन्होंने प्रॉफिट अर्न भी कर लिया है तो एफएनओ के एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि वो प्रॉफिट को नेगेटिव फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं और उस केस में भी उनका लॉस हो जाता है। तो हमारा ओपिनियन यही है कि अगर आप
एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो आप अपनी ट्रेडिंग एफएनओ में बंद कर दीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करिए, जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, अगर उनको पता चल गया तो वो आपकी अगेंस्ट सीसीए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप सैलरी इनकम के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस रन नहीं कर सकते। परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स दे दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं सैलरी के साथ। हाँ, अगर आपका डिपार्टमेंट चाहे तो आपके अगेंस्ट में सीसीए में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो किस प्रकार से आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी होती है, कब आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, अगर आपको लॉसेज हुए हैं तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो किस हिसाब से उस पर टैक्स ट्रीटमेंट लागू होता है। ये सारी बातें जानी आज के इस वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।